देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, अदरवाइज हम आगे करते हैं। कल वाले में कोई डाउट है किसी को? नो No. मैम। चलो हम आगे करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आज हम सिर्फ नीड वाला टॉपिक करेंगे, ठीक है? ओके मैम। ये सब हम कर चुके हैं। देखो, अब हमने ये पढ़ा कि मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या, इसका हमें एडवांटेज क्या हो रहा है, इसको बनाया कैसे जा रहा है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, मतलब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, हमने सब पढ़ लिया। अब हम, ठीक है, मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये जानना कि हमें इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है, मतलब हमें क्या जरूरत है। जैसे हमने कल मैंने तुम्हें बताया था कि हम मार्केट रिसर्च करते हैं किसी एक प्रोजेक्ट के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में, तो हमें उसका पर्पस पता है कि भाई हमें कुछ एक फील्ड के बारे में, एक चीज के बारे में जानना है, तो हम मार्केट रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन हम MIS क्यों बना रहे हैं, ये हमारा कहीं पे भी ऐसा हमने पढ़ा नहीं है अब तक। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ेंगे कि हमें मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की जरूरत ही क्या पड़ी। ठीक है, देखो, इट इज एसेंशियल टू relate here that any enterprise is any open adaptive system of the supra system। सुप्रा सिस्टम क्या होता है बेटा, इसके बारे में तुम्हें पता है या लिखवा दूं थोड़ा सा? हेलो? बता दो मैम। लिखवाऊं नहीं, आई थॉट मैं तुम्हें एक दो लाइन लिखवा दूं ताकि तुम्हें भी बाद में याद रहे। ओके मैम। और फटाफट पेन पेपर निकाल लो और थोड़ा सा लिख लो। लिखो, द स्मॉलर यूनिट्स, the smaller units comprising a system, the smaller units comprising a system are called subsystems, are called subsystems or components। मैम आवाज नहीं आ रही। आवाज अब आ रही है क्या? यस मैम। The smaller units comprising a system are called subsystems or components, and the larger unit and the larger unit enclosing a system is called a suprasystem or environment। बेटा रिपीट कर रही हूँ स्टार्टिंग से। The smaller units comprising a system are called subsystems or components, and the larger unit enclosing a system is called a suprasystem or environment। ठीक है, हो गया। मैंने तुम्हें दो चीजों की डेफिनेशन लिखवाई, एक मैंने लिखवाई है तुम्हें सब सिस्टम की, एक लिखवाई है सुप्रा सिस्टम की। देखो, सब सिस्टम और सुप्रा सिस्टम क्या होता है, जैसे आ, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। हमारे पास एक सेल्स डिपार्टमेंट होता है, एक परचेज डिपार्टमेंट होता है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, एक HR डिपार्टमेंट होता है, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स को हम अपनी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरा एक सिस्टम है। तो ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे, सब डिपार्टमेंट्स।
या फिर सब सिस्टम वी कैन से। मतलब देखो, जो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या एक कोई बड़ी चीज है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं सब कंपोनेंट्स। ठीक है, मतलब सब वर्ड उसके साथ लगता है। समझ आया? यस मैम। और जो ये छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन या छोटे छोटे डिपार्टमेंट मिलके जो एक पूरा एज ए होल एक यूनिट बनाते हैं, उसको बोलते हैं सुप्रा सिस्टम। इज दैट क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना कॉलेज है, अपने कॉलेज में एक डिपार्टमेंट है आर्ट्स का, एक साइंस का, एक कॉमर्स का, एक पीजी, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। तो आर कॉलेज विल बी नोन एज सुप्रा सिस्टम एंड दीज डिपार्टमेंट्स आर नोन एज सब सिस्टम्स और सब डिपार्टमेंट्स। समझ आया सुप्रा सिस्टम क्या होता है? यस यस मैम। मैम। तो हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि जो एक एंटरप्राइज है वो क्या है, ओपन अडेप्टिव सिस्टम है। ठीक है, ओपन अडेप्टिव सिस्टम पे मतलब वो कैसे है कि जो भी चीज हमें लगती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वी नीड टू अडेप्ट दैट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है कि हम एक ही चीज पे चल रहे हैं और हम उसी पे ही चलते रहेंगे, ऐसा नहीं होता ना। मार्केटिंग ऑफ टुडे ऑपरेट्स इन अ डायनामिक एंड हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। जो आज की मार्केटिंग है वो बहुत ही डायनामिक और हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हो रही है। डायनामिक मतलब जो चेंज होती रहती है, जो कांस्टेंट नहीं चल रही। और हाईली कॉम्पिटिटिव का मतलब तो तुम्हें पता ही है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है। ऐसा नहीं है कि भाई मोनोपोली में चल रहे हैं हम या बहुत कम हमारे पास कंपटीशन है। ऐसा भी नहीं है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है और सब डायनामिक एनवायरनमेंट है। कोई भी चीज स्टेबल नहीं है भाई। आप किसी भी चीज के लिए ये नहीं कह सकते कि ये चीज आज मार्केट में ऐसे हो रही है तो ये ऐसे ही रहेगी। वो बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज हो जाती है। द एवर चेंजिंग एक्सटर्नल और environmental forces do affect the internal situation, and such an adaptive system can survive and survive successfully when it takes warranted decisions on the basis of marketing information। मतलब जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो हमने कहा ना एवर चेंजिंग, हमेशा तुमने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स पढ़े हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, तुमने एनवायरनमेंट्स पढ़े हैं। तो जो हमारा एवर चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो क्या है, हमारी इंटरनल सिचुएशंस को भी अफेक्ट करता है ना। तो जो ये हमारा अडेप्टिव सिस्टम है ना, सिर्फ वही मार्केट में सरवाइव कर सकता है। और ये कब सक्सेसफुली सरवाइव कर सकता है, जब ये अपने जो भी डिसीजन ले वो सारे मार्केटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ले। देखो, इस लाइन का अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, तो जैसे देखो, हमने हमारा कोई भी ब्रांड है, हम कोई भी सामान बेच रहे हैं, हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई मार्केट में उस चीज की नीड है भी कि नहीं, उस चीज की सेल है भी या नहीं, पता होना चाहिए हमें। अगर बाहर कोई हमारी पॉलिसीज, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में यही आता है ना, पॉलिसीज आती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज या लोगों की डिमांड वगैरह, कुछ भी चेंज होता है, ऑब्वियसली वो हमारे इंटरनल चीजों पे अफेक्ट करेगा ना। तो हम सिर्फ उसी केस में अपना काम या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली सरवाइव करवा सकते हैं जब हम अपनी पूरी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही प्रॉपर डिसीजंस लें। भाई हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, हम ये सोच रहे हैं कि अभी हमें ना 6 महीने लग जाएंगे प्रोडक्ट लॉन्च करने में। तो अगर हमने मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम बना ही नहीं रखा, हमें पता ही नहीं है, हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, हम प्रोडक्ट लॉन्च कर दें और हो सकता है 6 महीने बाद उस प्रोडक्ट की लोगों को, मतलब लोग अपनी हैबिट्स चेंज कर लें, लोगों को उस प्रोडक्ट की नीड ही ना हो, हमारा तो लॉस हो गया ना। हम तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन हमें हमेशा मार्केटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही लेना चाहिए। इज दैट क्लियर? यस मैम। बेटा किसी का तो अनम्यूट हुआ, बहुत शोर आ रहा है। विधि, बेटा म्यूट करो। आगे देखो, दस इंफॉर्मेशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ द अडेप्टिव सिस्टम। इसीलिए जो इंफॉर्मेशन है, अडेप्टिव सिस्टम वो जो चीजों को अडेप्ट कर रहा है, ठीक है,
तो जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो अडेप्टिव सिस्टम के लिए लाइफ ब्लड है। ठीक है, लाइफ ब्लड मतलब उसको जीने के लिए बहुत जरूरी है, जीना मतलब उसको सरवाइव करने के लिए बहुत जरूरी है। द नीड फॉर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन अराइजेज। बेटा इसमें जो वर्ड्स तुम्हें समझ नहीं आ रहे मैं बोल रही हूँ, तो अपना पेन पेपर लेके बैठ जाओ, लिख लो। ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत देख के बता रही हूँ, यहाँ पे क्लियर नहीं है ये पीडीएफ जो है। द नीड फॉर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन अराइजेज बिकॉज ऑफ changing nature of the external forces which can be outlisted under as under। ठीक है, मतलब जो हमारा मार्केटिंग इंफॉर्मेशन है उसकी हमें जरूरत हमारे पास क्यों अराइज होती है, क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्सेस है उनका चेंजिंग नेचर होता है, और हमने सारे फैक्टर्स अब नीचे दे रखे हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा नॉलेज ऑफ कस्टमर डिमांड। इसको मैं तुम्हें सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दूंगी, बाकी इसकी थ्योरी तुम रीड कर लेना, और जो डाउट हो वो कल पूछ लेना। ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमें उसी से ही कस्टमर की डिमांड की नॉलेज मिलती है। हमें उसी से पता लगता है कि कस्टमर को क्या कितनी जरूरत है किस प्रोडक्ट की। भाई हमें वैसे हर प्रोडक्ट का जान के क्या करना है, हमारा मेन कंसर्न होता है अपना प्रोडक्ट, या हमें कुछ नया लॉन्च करना है तो हमें जानना होता है कि आजकल जो कस्टमर्स हैं उनकी क्या डिमांड्स हैं, वो किस चीज के बारे में डिमांड कर रहे हैं, उनका टेस्ट कैसा है, उनको किस स्टाइल में चाहिए, उनको क्या पसंद नहीं है या क्या उनकी जरूरत है। ठीक है, तो वो हमें किससे पता लगती है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से। सेकंड है ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मार्केटिंग। ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मार्केटिंग का मतलब क्या है कि हमें मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से ये पता लगता है कि मार्केट में अभी करंटली क्या चीज चल रही है। ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि जो मार्केटिंग है वो डे बाय डे ऐसे कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि किसी भी चीज को जब आप बेस से उठाते हो तो वो चीज बहुत सिंपल, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड होती है। जैसे अगर हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझें, तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक टूथपेस्ट मार्केट है, तो पहले क्या लोगों को सिर्फ ये पता होता था कि कोलगेट की एक टूथपेस्ट आ रही है, एक पेप्सोडेंट की आ रही है, या फिर वो जो आता है ना डाबर रेड आ रहा है, पाउडर आ रहा है। ठीक है, ऐसे कुछ लिमिटेड टूथपेस्ट पेस्ट होते थे। अब क्या है, अब देखो कोलगेट के ही कितने वेरिएंट अवेलेबल है ना। तो जैसे जैसे मार्केट ग्रो करती है मार्केट कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम इसी को ही कंटिन्यू करें, तो पहले लोगों को ये पता था भी या तो हमें कोलगेट लेनी है या पेप्सोडेंट लेना है या डाबर रेड लेनी है या शायद मिसवाक भी आती थी। ठीक है, हमें मतलब ऑन एन एवरेज आप ये मान के चलो आपके पास 5-7 तरह की ही टूथपेस्ट होती थी, आपको उसी में से कोई टूथपेस्ट लेनी है। ठीक है, अब मार्केट ने ग्रो किया, कॉम्प्लेक्सिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमारी बढ़ गई। अब कोलगेट में ही इतने वेरिएंट आ गए, अब किसी ने ये तो डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे हर्बल टूथपेस्ट लेनी है। अब हर्बल में कोलगेट की भी हर्बल आ रही है, पतंजलि की भी हर्बल है, मिसवाक भी हर्बल है। अब हर्बल में वो किस ब्रांड पे जाए पहले तो वो ये देखेगा। फिर हर्बल में भी उसको अलग अलग वेरिएंट्स मिल जाएंगे। अभी कोलगेट में एक टूथपेस्ट है उसमें कुछ हर्ब्स हैं, दूसरी है वो किसी और हर्ब्स के ऊपर है। फिर उसको ये कंफ्यूजन कि अब मैं कौन से ये हर्ब्स वाले को चूज करूं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई ना। तो इन सब कॉम्प्लेक्सिटीज को, इन सब चीजों को समझने के लिए भी हमें एमआईएस की नीड होती है। जैसे जैसे मार्केट में एक्टिविटीज ग्रो करती हैं, जैसे जैसे ग्रेजुअली मार्केट ग्रो करती है, वैसे वैसे साइमल्टेनियसली पैरेलली उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज भी बढ़ती चली जाती है। और आपको अपने जो कस्टमर्स हैं उनको सर्विसेज उसी के अकॉर्डिंग देनी पड़ेगी जिसकी वो अब करंटली डिमांड कर रहे हैं। तो आपको मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए भी एमआईएस की हेल्प की जरूरत होती है। समझ आया? यस मैम। यस मैम। आगे देखो। मैम एक ये लास्ट सेकंड लाइन में ओल से पहले ये वाला क्या वर्ड लिखा हुआ है? कहाँ पे बच्चा? लास्ट सेकंड लाइन में ओल से पहले। इसी सेकंड पॉइंट में, यस मैम। एक मिनट, लेट मी चेक। मैं रीड कर देती हूँ सेकंड पॉइंट पूरा ही ना।
ओके। With the growth and expansion of marketing activities, the system of marketing is getting much more intricate and elaborate. इंट्रिकेट का मीनिंग ऊपर कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, इलेबोरेट का मतलब होता है कि उसको डिटेल में बताना। ठीक है। These intricacies and elaboration are warranting extending market intelligence services. Marketing intelligence is an organized feedback process of marketing communications regarding the marketing environment. The firm needs census data, syndicated market data, trade association data, observation by by salesmen, dealers, and distributors, newspapers, magazines, trade fairs, and exhibitions all provide what is going on around. Clear है सारे words? यस मैम। Okay. Next is our changing economic parameters. अब हमारे जो भी इकोनॉमिक पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, वो सब भी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी? MIS से। ये भी मैं एक बार रीड करती हूँ, कुछ नहीं समझ आएगा तो सुन लेना। ठीक है। ब्रॉडली, द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द price of inputs and outputs and hence the general market and marketing conditions. Market of today is to shoot at flying. आगे ये लाइन बेटा मैम कट इस टू के बाद क्या बोला आपने? is to shoot at flying. ठीक है। उसके बाद बेटा ये लाइन ना कटी हुई है, वो लाइन पूरी नहीं थी ऊपर वाली। ये लाइन ना बेटा पूरी प्रिंट ही नहीं हो रखी। कोई बात नहीं, ये वाला पॉइंट ना तुम नेट से लिख लेना, अगर तुम्हें नहीं मिलता तो मुझे बताना, मैं लिख के दे दूंगी। ठीक है। ओके मैम। इतना इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा नोट्स ना बहुत पुराने हैं, मेरे ख्याल से पता नहीं कब से यही नोट्स चल रहे हैं। अब वो बार बार जब फोटोस्टेट होते हैं ना, या फिर वो ही रीयूज होते हैं, तो वो उनकी इंक हट जाती है, और इसमें इंक हटी हुई है, मतलब ये वैसे नहीं आए हुए, फोटोस्टेट में पूरे ही नहीं आए हुए। ठीक है। इसका मतलब तो यही है कि जो हमारे इनपुट्स या जो आउटपुट्स हैं, जो भी चीजें हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं। तो उन चीजों का भी हमें पता होना चाहिए, जो भी हमारी इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन भी हमें MIS से ही मिलती है। ठीक है। जैसे इसमें लास्ट लाइन लिखे, दिस इज पॉसिबल व्हेन ही हैज रेलिवेंट एंड अप टू डेट इकोनॉमिक डेटा एट हाई कमांड। हाई है या बिग कमांड है, ये उसके ऊपर टिक आया हुआ है। भाई अगर किसी भी डीलर को या किसी भी मैन्युफैक्चरर को किसी भी चीज के रिगार्डिंग डिसीजन लेना है, तो उसे ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई करंटली प्राइसेस क्या चल रही हैं, या ये प्रोडक्ट कितने में हमारी इसकी कॉस्टिंग आएगी, या ये कितने में सेल होगा। तो उसको इन सब चीजों का भी पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है चेंजिंग कॉम्पिटिटिव कंडीशंस। जो हमारी कॉम्पिटिटिव कंडीशंस है, कॉम्पिटिटिव कंडीशंस मतलब जिन कंडीशंस के ऊपर कंपटीशन चलता है, जिन कंडीशंस मतलब जिन चीजों के ऊपर लोग एक दूसरे से compete करते हैं, वो भी डे बाय डे चेंज हो रही है, वो भी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है। मैं इसको भी रीड कर रही हूँ, कहीं कुछ वर्ड में प्रॉब्लम होगी तो पता लग जाएगा। Modern marketing efforts and activities are not only on mass scale but are highly sensitive to the changing forces of keen competition. So long as business activity gives an idea of making good surplus, competitors creep in. Rivals try to compete away the existing business by superior policies and strategies, followed in four areas of market mix. समझ आया कि भाई आज के टाइम में लोग क्या सोचते हैं कि जो भी हमारा कॉम्पिटिटर है, उसको हम बहुत अच्छा कंपटीशन दें, हम सुपीरियर पॉलिसीज बनाए, अच्छी स्ट्रेटजीज बनाए,
और उसको एक अच्छा कंपटीशन दे जिससे वी कैन इंक्रीज आवर सरप्लस. A successful marketer is one who gauges correctly the nature, extent and the size of competition. एक अच्छा सक्सेसफुल मार्केटर कौन है? जो कि प्रॉपरली हर चीज को मेजर कर ले, हर चीज को प्रॉपरली देख ले कि भाई मेरे को कंपटीशन किस लेवल तक लेके जाना है, या मेरे को कहाँ तक कंपटीशन में जाने से बेनिफिट होगा, लॉस नहीं होगा. मतलब हर चीज को जब वो प्रॉपरली देख लेगा तभी वो सक्सेसफुल बन सकता है. सच साइजिंग अप इज बेस्ड ऑन relevant, authentic, and latest market information regarding his rival, both both रिगार्डिंग हिज राइवल्स बोथ. बेटा बोथ के बाद इन्होंने कुछ ऊपर लिखा हुआ है, ओवर एंड कवर है शायद. इस लाइन को कोई बात नहीं, हम ठीक कर सकते हैं. इस लाइन को हम ऐसे ही कर सकते हैं कि सच साइजिंग अप इज करेक्ट, इज बेस्ड ऑन relevant, authentic and latest market information regarding his rivals. That's it, इतना ही कर लो बस. कि जो एक सक्सेसफुल मार्केटर है वो अपने बिजनेस को साइज अप कब तक कर सकता है? जब तक उसके पास अपने राइवल्स के बारे में लेटेस्ट, रेलिवेंट और ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब जो सही हो, वो इंफॉर्मेशन उसको MIS से मिल जाए. ठीक है. बच्चा बोलो, मेरे को जवाब दो. ठीक है, ओके समझ मैम. आया? यस मैम. नेक्स्ट है तुम्हारा जो पॉइंट है वो है, ये वर्ड ऊपर लिखा है, ये तुम्हें शायद समझ नहीं आ रहा होगा, इसको लिख लो दोबारा. ये वर्ड है तुम्हारा स्ट्राइड्स, STRIDES, स्ट्राइड्स. स्ट्राइड्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. स्ट्राइड्स का मतलब होता है ग्रोथ होना. ठीक है. हमें MIS की नीड क्यों है? क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे बाय डे बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है. मतलब वो जो है अपना बहुत ज्यादा वो डेवलप होती जा रही है. तो हमें मार्केट में, अब देखो, अगर हम सपोज हम हमारा बिजनेस है, जस्ट फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस है वो बनाने का कुछ, जो वो पत्थर नहीं होता जिसपे लोग पहले चटनी वटनी बनाते थे, हमारा बिजनेस वो बनाने का है. लेकिन आज के टाइम में लोग यूज कर रहे हैं मिक्सर ग्राइंडर्स. अगर हम उसी पे ही चलते रहे तो हम कितना टाइम मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना. तो नो हमें क्या मैम. करना चाहिए? हमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे बाय डे ग्रो हो रही है उसके साथ कॉप अप करके चलना चाहिए. या फिर देखो, इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, मतलब इसके दोनों एस्पेक्ट हैं. एक तो है कि आप उन चीजों को मार्केट में लाओ जो कि लोग आजकल यूज कर रहे हैं. दूसरा है कि अगर सपोज हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अपने उससे लेबर को यूज करके, मतलब हमारे में सारा काम मैनुअली हो रहा है, और अगर हम वही काम मशीन्स के थ्रू करें तो हमारी कॉस्टिंग कम हो सकती है. हम मैनुअली कर रहे हैं, हमारी कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है, इसलिए हम सामान महंगा बेच रहे हैं. और हमारे जो कॉम्पिटिटर है उसने मशीन लगा ली, मशीन इंस्टॉल होने के बाद उसकी कॉस्टिंग कम हो गई, वो सामान सस्ते में बेच रहा है. तो हमारा सामान कौन खरीदेगा महंगे में? कोई नहीं खरीदेगा ना. तो हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे डे बाय डे ग्रो कर रही है उसके साथ ग्रो करना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्शन पे ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे लिए वो इकोनॉमिकल भी हो, प्लस हम मार्केट में सरवाइव भी कर पाए, प्लस हमारे प्रॉफिट्स भी रिटेन हो जाए. समझ आया? बाकी इसको पढ़ते हैं, इसमें अगर कुछ और अलग आएगा तो मैं तुम्हें साथ साथ बता दूंगी. इसमें लिखा है मास प्रोडक्शन एक्टिविटीज वारंटेड मास मार्केटिंग एफर्ट्स टू ब्रिंग आउट बैलेंस इन द इकोनॉमिक सिस्टम. जितनी ज्यादा हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज करते हैं उतना ही हमें क्या चाहिए होता है कि हम मार्केटिंग एफर्ट्स करें ताकि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम बैलेंस्ड रहे. भाई हमने प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर लिया और हमारी सेल उतनी हो नहीं रही, तो हम तो आउट ऑफ कैश हो जाएंगे ना बहुत जल्दी, क्योंकि हमने प्रोडक्शन में पैसे लगा दिए, और पैसे वापस कब आएंगे? जब हमारी सेल होएगी.
तो कंपटीशन लीड्स टू improvement of product quality, reduction in cost and prices made possible by the use of latest technology. तो जो कंपटीशन है उससे क्या होता है, एक तो आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव होती है। भाई अब अगर हमारा राइवल हमसे अच्छा सामान दे रहा है, हमसे अच्छी क्वालिटी का दे रहा है, तो ऑब्वियसली हम भी सोचेंगे ना कि भाई हम भी अपनी क्वालिटी बढ़ाएं। तो कंपटीशन से क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की वो हमेशा इंप्रूव होती है, कॉस्ट में रिडक्शन आती है, और जो भी है चीजें मतलब वो लगभग लगभग ऐसा होता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके ही होता है काम। न्यू आइडियाज, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सर्विसेज आर पॉसिबल थ्रू न्यू टेक्निक्स। अब नया आइडिया, नया प्रोडक्ट या नई सर्विस, ये सब किसके थ्रू पॉसिबल है? नई टेक्नोलॉजी के थ्रू। क्योंकि अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी पे ही चल रहे हो तो आपका काम सिर्फ उतना ही होगा जितना पहले होता था। जैसे कि अगर आपके पास प्रिंटर है, पहले ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर्स ही होते थे, अगर आपके पास अभी भी वही प्रिंटर है तो आप अभी भी उसी उस पे चल रहे हो ना, आपके उसमें तो कुछ चेंज आया ही नहीं। जैसे पहले प्रिंटर होता था डॉट मैट्रिक्स, तुमने कभी ध्यान दो वो पेजेस के साइड में होल्स होल्स होते थे, पंच से पेजेस होते थे। अब डॉट मैट्रिक्स पे तो एक ही फॉन्ट प्रिंट होता था जो कि उसका अपना था। लेकिन आज हम जो प्रिंटर यूज कर रहे हैं उसमें हम जिस भी फॉन्ट में जिस भी तरह से अपना टेक्स्ट लिखते हैं, इटैलिक्स है जैसा है वो वैसा का वैसा प्रिंट कर देता है ना। तो अगर हम उसी टेक्नोलॉजी पे चलते रहते, हम नई टेक्नोलॉजी के साथ खुद को कॉप अप नहीं करवाते, तो आज भी हमारे डॉक्यूमेंट सारे एक ही फॉन्ट में छप रहे होते। तो न्यू आइडियाज कब आते हैं? जब आप नई टेक्नोलॉजी के साथ चलते हो। नया प्रोडक्ट भी तभी आता है और नई सर्विसेज भी आपको तभी मिल पाती है। The energy crisis that we are facing in case of gasoline has led to the development of automobiles run on gas, electricity and even on water. जो हमारा एनर्जी क्राइसिस हो रहा है, वही हमारे जो फ्यूल्स हैं उनकी शॉर्टेज हो रही है, उसकी वजह से क्या आया, ऑटोमोबाइल्स ऐसे बनने लग गए जो गैस से भी चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से भी चल रहे हैं और पानी से भी चल रहे हैं। ठीक है, आगे है मेटल शॉर्टेजेस हैव एनकरेज प्लास्टिक मोल्डिंग्स। भाई मेटल की शॉर्टेज हुई तो जो हमारे मोल्डिंग्स हैं आजकल वो प्लास्टिक की भी आने लगे। मोल्डिंग समझते हो? जैसे ये नहीं होते मोल्ड्स होते हैं केक बनाने के या आइसक्रीम बनाने के, जो मोल्ड्स होते हैं, जो कंटेनर्स होते हैं, मेटल की शॉर्टिंग की वजह से प्लास्टिक के मोल्ड्स आने लग गए। इनोवेशन बिकम्स द लॉ ऑफ द लैंड टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। इनोवेशन जो है मतलब कि नई नई चीजों का आना जो है, वो तो अब एक तरह से कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए लॉ ऑफ लैंड बन गया। लॉ ऑफ लैंड का मतलब है कि उस जमीन पे, उस कंपटीशन में, उस मार्केट पे रहने का लॉ ये बन गया कि आप इनोवेशन करो, कुछ नया लाओ, क्योंकि पुरानी चीजें तो सारे कस्टमर्स को दे रहे हैं। कीपिंग पेस with technological change is a challenge to which all firms will have to respond, because technologies have an impact throughout the marketing system in shaping the availability, cost and final consumption of goods. कीपिंग पेस विद का मतलब होता है जो चीज चल रही है, जैसे इसमें लिखा है ना कीपिंग पेस विद टेक्नोलॉजिकल चेंज। कीपिंग पेस विद टेक्नोलॉजिकल चेंज का मतलब है जो टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है उसके साथ साथ चलने के लिए, उसकी स्पीड से चलने के लिए, मतलब उसके साथ उसकी स्पीड से चलना जो है एक चैलेंज बन चुका है। ठीक है, जिसको हर फर्म जो है रिस्पॉन्ड करती ही है, मतलब ये ऐसा चैलेंज है जिसको हर फर्म एक्सेप्ट करेगी ही करेगी। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी का मार्केटिंग सिस्टम को शेप देने में, जो हमारे गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं उनकी कॉस्ट में, उनको अवेलेबल करवाने में, हर चीज में टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। क्यों है अभी तुम्हें बताया। अगर हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो हम कम टाइम में, कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। बिना टेक्नोलॉजी के हम ज्यादा टाइम ले रहे हैं, कम प्रोडक्शन हो रहा है और शायद कॉस्ट भी ज्यादा आ रही है ना। तो टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, इसीलिए हमें कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में टिकने के लिए टेक्नोलॉजी की स्पीड से ही चलना पड़ता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट्स रोल इन द एरिया इज टू प्रोवाइड द provide the
ये क्या वर्ड है? स्पर है या स्पल है? लेट मी चेक। आई गेस ये स्पर है। स्पर है बेटा, ये SPUR। ठीक है। स्पर का मतलब होता है कि आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो। ठीक है। आप किसी को एनकरेज कर रहे हो कुछ काम करने के लिए। Marketing management's role in this area is to provide a spur to the firm's innovation while supplying marketing insights into the broad patterns of technological change। मतलब जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का रोल है इस एरिया में, वो क्या है कि आप अपनी फर्म के इनोवेशंस को मोटिवेट करो। मतलब आप अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लोगों को, अपने फर्म के लोगों को इस चीज के लिए प्रोवोक करो कि वो नई नई चीजें सोच के लाएं। और ये काम कब होगा? जब आप उनको मार्केटिंग की जो भी सारी चीजें हैं, जो भी टेक्नोलॉजिकल पैटर्न्स हैं, वो प्रोवाइड करवा पाओगे लेटेस्ट अप टू डेट। ठीक है। क्लियर हुआ? यस मैम। और इसमें लास्ट पॉइंट है फास्ट ग्रोइंग कंज्यूमरिज्म। फास्ट ग्रोइंग कंज्यूमरिज्म का तो क्लियर सा मीनिंग क्या है कि आपका जो कंज्यूमरिज्म है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब आपके कंज्यूमरिज्म बढ़ने का मतलब है कि कंज्यूमर्स की क्या कहते हैं, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा है, मास मार्केटिंग एफर्ट्स हैव वर्क हैव रिमूव्ड आना चाहिए, हैव रिमूव्ड द गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड मार्केटर्स एंड फाइनल यूजर्स। मतलब जो हमारी बहुत ज्यादा मार्केटिंग एफर्ट्स हैं, उन्होंने क्या कर दिया है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स का मतलब जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, मार्केटर्स जो उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, और फाइनल यूजर्स जो उसे कंज्यूम कर रहे हैं, उनके बीच का जो गैप है वो बहुत हद तक खत्म कर दिया है। द मार्केटर्स आर नॉट एबल टू understand the consumers, and the consumers have not been able to understand the producers and marketers। ये बेटा ऊपर रिमूव्ड नहीं होगा, यहाँ पे होगा वाइडर्ड होगा या तो। एक बार इसको आगे देखते हैं, इस लाइन में इन्होंने ये क्या वर्ड है जो सही नहीं है। अब जो लाइन लिखी है इसका मतलब ये है कि जो मार्केटर्स हैं वो कस्टमर्स को नहीं समझ रहे, और जो कस्टमर्स हैं वो प्रोड्यूसर्स और मार्केटर्स को नहीं समझ रहे। बेटा ये वाइडर्ड है ऊपर, वाइडन द गैप, मतलब उनके बीच का गैप बढ़ गया है। दिस गैप हैज लेड टू कस्टमर dissatisfaction resulting in even मैम increasing गैप हैज के बाद क्या था? क्या कह रहे हो बेटा? दिस गैप हैज के बाद क्या था? लेड, LED लेड। This gap has led to consumer dissatisfaction, resulting in even increasing consumer movement। मतलब जो हमारे, हमने कहा ना कि कस्टमर, मार्केटर और प्रोड्यूसर्स के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है, वो एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं। तो ये जो गैप बढ़ रहा है, इस गैप की वजह से क्या हो रहा है कि कस्टमर जो है वो डिससेटिस्फाइड हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है। और इसीलिए इसका रिजल्ट क्या हमें मिल रहा है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो मूव करते जा रहे हैं। There has been a communication gap between the producers और marketers and consumers। जो ये है ना कि भाई उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो क्यों है? क्योंकि उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप का मतलब है, जैसे देखो आज मैंने कोई प्रोडक्ट लिया, मुझे उस प्रोडक्ट में कुछ, सपोज मैंने कोई कुर्ती ली, उस कुर्ती का ना मेरे को फैब्रिक नहीं अच्छा लगा। अब मैं ये बात जाके उसके प्रोड्यूसर को तो नहीं बोल सकती ना। मेरे को उसका प्रोड्यूसर जो है वो अवेलेबल थोड़ी है कि भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आए आप मुझे आके बताओ।
ठीक है, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होते ना, वो क्या कह देंगे, भाई आप हमारे जो ये हैं रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनसे बात कर लो, इनको बता दो। लेकिन मेरा और प्रोड्यूसर का कम्युनिकेशन गैप है ना, भाई मैं अपनी प्रॉब्लम्स उसको नहीं बता पा रही, या मैं नहीं बता पा रही कि मुझे क्या चाहिए। तो और ना ही प्रोड्यूसर मुझे बता पा रहे हैं कि उन्होंने ये कोई भी डिजाइन है वो इस वाले फैब्रिक पे ही क्यों किया। तो इससे क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन गैप बढ़ रहा है। कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से कस्टमर के अंदर डिससेटिस्फेक्शन आ रही है, और इसीलिए कस्टमर जो है वो मूव करता जा रहा है। It implies that there is no perfect two-way flow of information to help in solving the problems of producers or marketers and consumers, which is indispensable. ठीक है, मतलब अब कोई हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन है उसका टू वे फ्लो नहीं है। टू वे फ्लो का मतलब होता है जब इंफॉर्मेशन दो डायरेक्शंस में मूव कर पाए। वन वे फ्लो की सिर्फ एक तरफ से बात हो रही है, ठीक है, और टू वे फ्लो जब दोनों तरफ से बात हो, जैसे अभी मैं सिर्फ मैं बोल रही हूँ, तो अगर सिर्फ मैं बोल रही हूँ, अगर मैंने तुम्हें ये बोल दिया कि तुम कुछ बोल ही नहीं सकते, तुम कुछ मतलब बोलोगे ही नहीं, या मैं तुम्हारी बात सुनूंगी ही नहीं, तो ये होगा वन वे फ्लो। लेकिन हमारा भी क्या है, टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, मैं भी बोल रही हूँ और तुम्हें कुछ बताना है या पूछना है तो तुम भी बोल सकते हो, है ना। तो टू वे फ्लो इंफॉर्मेशन का नहीं है बिटवीन प्रोड्यूसर्स और मार्केटर्स एंड कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स का जो है प्रोड्यूसर या मार्केटर से टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, और ये बहुत जरूरी है। भाई जब तक कंज्यूमर अपना कुछ बताएगा नहीं, भाई मुझे क्या चीज चाहिए, तो प्रोड्यूसर्स क्या बनाएंगे, है ना। इसके लिए ही हमें एमआईएस की जरूरत पड़ती है। एमआईएस में क्या होगा, हम कंज्यूमर्स की साइड से भी डाटा इकट्ठा करेंगे, हम प्रोड्यूसर की साइड से भी इकट्ठा करेंगे, और तभी हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हम एक्चुअल में कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करें। क्लियर हुआ? Yes, यस ma'am. मैम। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? यस मैम। अब अगर तुम्हें इसको एक बार देखना है तो देख लो, और तुम्हें ये कि मैम हम पढ़ लेंगे कल प्रॉब्लम्स ले लेना, तो मैं कल ले लूंगी। बताओ कैसे करोगे? मैम कल प्रॉब्लम्स ले लेना। कल ले लूं? यस मैम। ठीक है, फिर आगे हम कल करेंगे बच्चे, आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है।